दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस उद्देश्य से हमें हमारा गणतंत्र मिला था उसे संभाल के रखना, ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो चलिए, आप गणतंत्र दिवस मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, खाइए, साथ में पढ़ते भी रहिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, और आज हम लोग करंट अफेयर्स के संबंध में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री को, ऑप्शन बी है चित्रा मुद्गल को, ऑप्शन सी है पुष्पा भारती को, और ऑप्शन डी है गगन गिल को। तो बताइए, हिंदी के लिए वर्ष 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया जाएगा? तो वह प्रदान किया जाएगा गगन गिल को। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार 2024 का है वह गगन गिल को प्रदान किया जाएगा। और गगन गिल की जो रचना है, मतलब जो टाइटल है उसका, उनकी कविता के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। तो जो उनकी मतलब ये कवि हैं और उनकी जो रचना है जिसके लिए प्रदान किया गया है वह है मैं जब तक बाहर आई। मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, क्या है? मैं जब तक आई बाहर। आई बाहर। ठीक है, यह उनकी रचना का शीर्षक है। ठीक है, तो गगन गिल को हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इसकी घोषणा हो गई है। और उनकी जो रचना है उसका जो शीर्षक है वह शीर्षक है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, क्या है? मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत, ठीक है, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई। ठीक है, और यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भाषाएं हैं, दर्ज भाषाएं, उसी में रचित किसी रचना के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बताइए 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं दर्ज हैं? यह बताइए कि भारत की जो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं हैं उन भाषाओं की संख्या कितनी है, कितनी भाषाएं दर्ज हैं, यह प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? अब देखिए, जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है उन्हीं भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1954 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसका पहला पुरस्कार हम सिर्फ हिंदी भाषा के लिए आपको बताएंगे। साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए जो पहला पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का दिया गया था। ठीक है ना, और उनकी रचना थी उस समय हिम तरंगिनी। ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए उन्हें सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? देखिए, 1954 में यह पुरस्कार स्थापित होता है और 1955 में इन्हें पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया गया और उनकी रचना है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में होती है और और इसमें किसे दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब कितनी संख्या है ये आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज की गई हैं। ठीक है, पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया साहित्य अकादमी का, और हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी रचना है हिम तरंगिनी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का उद्यान उत्सव कहाँ आयोजित किया गया?
पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का उद्यान उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिकंदराबाद, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो बताइए पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का उद्यान उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए इसका सही आंसर है ए, सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में बोलाराम एक जगह है, कहाँ है, बोलाराम। ठीक है, बोलाराम। और वहां पे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके लिए एक आवास है जिसे राष्ट्रपति निलयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति निलयम। ठीक है ना। और इस राष्ट्रपति निलयम में जब भारत के राष्ट्रपति दक्षिण भारत के दौरे पर होते हैं तो इसी राष्ट्रपति निलयम में वो ठहरते हैं। ठीक है ना। और जब तक वो दक्षिण भारत के दौरे पे रहते हैं और वहां ठहरते हैं तब तक यह राष्ट्रपति निलयम बंद रहता है, और जैसे ही वो वहां से वापस आ जाते हैं यह राष्ट्रपति निलयम आम जनता के लिए यह खुला रहता है वर्ष भर। ठीक है ना, आम जनता के लिए यह खुला रहता है पूरे वर्ष। ठीक है, आम जनता के लिए खुला रहता है वर्ष भर। ठीक है, राष्ट्रपति निलयम। इसी राष्ट्रपति निलयम में 15 दिनों के लिए 29 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है, 29 दिसंबर 2024 से लेकर के कब से, 29 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 से शुरू कर 2024 से 15 दिनों तक, अगले 15 दिनों तक यहाँ पे पुष्प बागवानी से संबंधित 15 दिनों का उद्यान उत्सव आयोजित किया गया। ठीक है ना। तो कहाँ आयोजित किया गया है, ये सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद के बोलाराम में राष्ट्रपति निलयम में यह उत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है ना। तो जब दक्षिण भारत की यात्रा पर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं तो यह राष्ट्रपति निलयम में ही ठहरते हैं। ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, आज देखिए ये ऑप्शन सही है। आज का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ हुई है। आपको बताना है कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है कुवैत सिटी, ऑप्शन सी है दोदोमा और ऑप्शन डी है कतर। तो बताइए एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ हुई है। तो देखिए कहाँ हुई है, दोहा में हुई है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ हुई है, दोहा में हुई है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन दोहा में हुआ है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी आईजेसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद मतलब आईजेसी, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति ललित। ठीक है, तो आप बताइए कि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। ठीक है ना, ये कौन है, यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायमूर्ति थे और वहां से रिटायर्ड है, और इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल रहेगा वर्ष 2028 तक। कब तक, देखिए इनका कार्यकाल रहेगा, देखिए 2024 से लेकर के 2028 तक इनका कार्यकाल है, इसी बीच में। ठीक है ना, तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और इनको जो है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है इस समय, जल्दी से बताइए। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव। ठीक है ना। देखिए एक प्रश्न और अक्सर पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो यह हुई थी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो यह भी तिथि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर तो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए अब आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, उद्घाटन अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप
2024 किस टीम ने जीता? मतलब उद्घाटन मैच जो हुआ था अंडर 19 का एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि उद्घाटन अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 किसने जीता है। ठीक है, तो देखिए यह जीता किसने, यह जीता भारत की महिलाओं ने। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है उद्घाटन अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप। ठीक है, और इसे हराया किसने है, भारत ने किसको हराया है, बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, बांग्लादेश को हराया है। भारत ने किसे हराया है, बांग्लादेश को हराकर भारत ने अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 जीता है। किसको हराया है, बांग्लादेश को हराया है। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा। एक चीज और है, ये जो उद्घाटन है ना, इसका मतलब है कि पहला, देखिए इसको मैं कट भी कर सकता हूँ, उद्घाटन नहीं पहला, इसको याद रखिए, क्योंकि उद्घाटन में लगता है कि उद्घाटन मैच है। ठीक है ना, उद्घाटन मैच नहीं है, मैं इसको कट कर देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है पहला अंडर 19। ठीक है, पहला इसको कर दीजिए, उद्घाटन को काट दीजिए। ठीक है, तो पहला अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है, भारत ने जीता है, और हराया किसको है, बांग्लादेश को हराया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का छठा प्रश्न है, किस शिपयार्ड ने सर्वेक्षण पोत, देखिए किस शिपयार्ड ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया है। ठीक है, सर्वेक्षण पोत है निर्देशक। ठीक है, यह याद रखिएगा, क्या है, सर्वेक्षण पोत निर्देशक है। इसका निर्माण किसने किया है, ऑप्शन ए है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, ऑप्शन बी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और ऑप्शन डी है मुंबई शिपयार्ड लिमिटेड। तो आपको बताना है कि किस शिपयार्ड ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। तो देखिए इसे किसने तैयार किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। ठीक है ना, सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, निर्देशक। ठीक है, अब देखिए इसकी खास बात है, यह जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। ठीक है, और यह दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। क्या है, यह दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। ठीक है ना, सर्वेक्षण पोत है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है ना, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है, यह जो है भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। ठीक है ना, अब देखिए तो पहला कौन है, देखिए पहला है जिसे हाल ही में चालू किया गया था, उसका नाम है INS संधायक। क्या नाम है, INS संधायक है। ठीक है, उसे हाल ही में चालू किया गया था। तो पहला जो सर्वेक्षण पोत है, बहुत मतलब सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत वो है INS संधायक, जिसे भारतीय नौसेना को मिला है जो, और दूसरा है जो भारतीय नौसेना को सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत मिला है, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, उसका नाम है निर्देशक। ठीक है ना, उसे निर्देशक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। किस शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF किस प्रकार की बीमारी है। आपको बताना है कि हाल ही में समाचारों में रहा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन ए है रक्त विकार, ऑप्शन बी है पाचन संबंधी विकार, ऑप्शन सी है तंत्रिका संबंधी विकार और ऑप्शन डी है फेफड़े की बीमारी। तो जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी IPF बीमारी है, वह किससे संबंधित है, बताइए। तो देखिए IPF क्या है, यह जो है फेफड़े की बीमारी है। ठीक है ना, IPF किसकी बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि फेफड़े में वायु थैलियों के आसपास के जो ऊतक होते हैं, फेफड़ों की वायु थैलियों के आसपास के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और जिससे सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है ना, अब इसका वास्तविक कारण ज्ञात नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका जो कारण है, कारण जल्दी से ज्ञात नहीं हो पाता। ठीक है, कि वास्तविक कारण क्या है, ज्ञात नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी धूम्रपान जैसी चीजों को इसमें एक कारक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है, यह किस प्रकार की बीमारी है, यह फेफड़े की बीमारी है। ठीक है ना, अब चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, फीफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ
ये था है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आपको बताना है कि फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए है लियोनेल मेसी को, ऑप्शन बी है विनीसियस जूनियर को, ऑप्शन सी है रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट को और ऑप्शन डी है रोनाल्डो को। तो बताइए कि फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, विनीसियस जूनियर को दिया गया है और यह जो है ब्राजील के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो इन्हें याद रखिएगा। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है विनीसियस जूनियर को, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी क्या है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है ऐताना बोनामाटी को। किसको, ऐताना बोनामाटी को, ठीक है, बोनमाटी को। और इनको लगातार दूसरी बार दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। क्या है, लगातार दूसरी बार जो है इनको ऐताना बोनमाटी को दिया गया है और यह है स्पेन की खिलाड़ी, ठीक है ना। कहाँ की है यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। यह स्पेन की खिलाड़ी है ऐताना बोनमाटी, ठीक है। तो फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो विनीसियस जूनियर को दिया गया है, ये ब्राजील के हैं। और दूसरे हैं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया है वो ऐताना बोनमाटी को लगातार दूसरी बार दिया गया है और यह स्पेन की खिलाड़ी। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है। आपको बताना है कि रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है। तो ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है हरभजन सिंह, ऑप्शन सी है अनिल कुंबले और ऑप्शन डी है श्रीकांत। तो बताइए रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है। तो देखिए इसमें कौन है, अनिल कुंबले। आपने नाम सुना होगा, अनिल कुंबले जो है रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। अब देखिए अनिल कुंबले ने कुल 619 टेस्ट विकेट लिया है। कितने, 619 टेस्ट विकेट लिया है अनिल कुंबले ने। और रविचंद्रन अश्विन ने कितने लिए हैं, तो अश्विन ने कुल कितने विकेट लिए हैं, अश्विन ने कुल 537 टेस्ट विकेट लिया है, ठीक है। अश्विन ने कुल 537 टेस्ट विकेट लिया है। तो इस प्रकार रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पे आते हैं, जबकि अनिल कुंबले ने 619 टेस्ट विकेट लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है, सी ऑप्शन सही है, अनिल कुंबले, ठीक है। आ जाते हैं 10वें प्रश्न पे। आज का 10वां प्रश्न है, फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज 2024 का दोनों खिताब किसने जीता है। आपको बताना है कि फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज 2024 दोनों का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर खीपाचेंको, ऑप्शन बी है रोमन पायरी, ऑप्शन सी है दिमित्री मोचलो और ऑप्शन डी है प्रणव वेंकटेश। तो बताइए जल्दी से। तो देखिए फिडे के ये दोनों पुरस्कार जीते हैं भारत के प्रणव वेंकटेश ने, ठीक है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज 2024 दोनों का खिताब किसने जीता है, प्रणव वेंकटेश ने जीता है, भारत के हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें। आइए आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है। वर्ष 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है। बताइए, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है, जल्दी से बताइए। तो देखिए 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में जो भारत की रैंक है वो है तीसरी, ठीक है ना। और पहले नंबर पे कौन है, चीन है, ठीक है। जबकि फोन विनिर्माण में स्मार्टफोन के विनिर्माण में चीन प्रथम स्थान पे है, प्रथम है चीन, जबकि भारत का स्थान जो है भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। क्यों, स्मार्टफोन के विनिर्माण में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, तथा वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में जो भारत की रैंक है वह तीसरी रैंक है, ठीक है ना। तो कब तक है, ये वर्ष 2024 तक के ही आंकड़े हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 12वें प्रश्न पे। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है। आपको बताना है कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जापान। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए यह खिताब जीता है भारत ने और हराया किसको है, चाइना को, ठीक है। भारत विजेता है और हराया किसको है, उपविजेता कौन है, उपविजेता चीन है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है।
ठीक है, और विजेता भारत है। उप विजेता कौन है? उप विजेता है चाइना, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी तो चीन को हराने का मौका मिलता है, तो यह वही मौका है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 भारत ने जीता है चीन को हराकर, ठीक है। आज का 13वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत सांस्कृतिक पर्यटन खबरों में देखा गया महरौली पुरातत्व पार्क किस शहर में स्थित है? ठीक है, भारत सांस्कृतिक पर्यटन खबरों में देखा गया महरौली पुरातत्व पार्क कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपको बताना है महरौली पुरातत्व पार्क किस शहर में स्थित है। तो आप जानते हैं कि महरौली पुरातत्व पार्क स्थित है दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखिएगा, महरौली पुरातत्व पार्क किस शहर में स्थित है? तो महरौली पुरातत्व पार्क स्थित है कहाँ? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 14वां प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता लगाया है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता लगाया है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। आपको बताना है कि किस राज्य ने सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता लगाया है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, केरल राज्य ने सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता लगाया है, ठीक है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता चला है, तो केरल में पता चला है। और वो जानवर कौन है जिसमें उसका पता चला है? तो सुअरों में पता चला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आज के 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? आपको बताना है कि बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है मोकगवेती मासिसी, ऑप्शन बी है विलियम, ऑप्शन सी है पेलोनो मोथिबा, ऑप्शन डी है ड्यूमा बोको। तो बताइए कि बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है। तो देखिए, ड्यूमा बोको बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? ड्यूमा बोको को घोषित किया गया है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया था? तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में एक बार बता चुका हूं, हालांकि फिर से देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है बंगलोर कर्नाटक, ऑप्शन बी है अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन डी है लेह लद्दाख। तो बताइए कि इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है। तो डी ऑप्शन सही है, लेह लद्दाख। इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लेह लद्दाख में। और एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या होता है? जैसे आपको पता है कि भारत जो है मानव सहित अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। मानव सहित अंतरिक्ष मिशन मतलब जल्द ही वह अब अंतरिक्ष में यहाँ से मानव को भेज रहा है, ठीक है। तो जिनको सिलेक्ट किया गया है उनको ट्रेनिंग देने के लिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। अब एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में क्या होता है, देखिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो होता है, अंतरिक्ष मिशन, इसमें क्या होता है कि इसमें जमीन पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, ठीक है। जमीन पर ही अंतरिक्षयान जैसी या अंतरिक्ष जैसी, जमीन पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, ठीक है ना। परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, तो जमीन पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं और उसी में इन अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना, कि वहाँ भार कम है और अन्य जो गतिविधियां हैं उसको बताने के लिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की गई है। और एनालॉग अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां जमीन पर पैदा किया जाता है इस मिशन के तहत, ठीक है ना। और ये कहाँ लॉन्च किया है इसरो ने? तो लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है क्या और इसे कहां लॉन्च किया गया है। तो दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? आपको बताना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है सिडनी, ऑप्शन बी है मेलबर्न, ऑप्शन सी है ब्रिस्बेन और ऑप्शन डी है पर्थ। तो बताइए कि एस जयशंकर ने कहां पर भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ब्रिस्बेन में, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नए महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की है और इसका उद्घाटन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा।
18वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, भारत और फ्रांस ने इसे मिलकर के स्थापित किया था। किसने? भारत और फ्रांस ने इसे मिलकर के स्थापित किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, भारत में। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखिएगा। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में है, हरियाणा में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए 2024 से 26 के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है? तो इनमें से आपको बताना है कौन से 2 देश हैं। इथियोपिया और चिली है, कंबोडिया और क्यूबा है, भारत और फ्रांस है, गुयाना और भारत है। तो बताइए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए 2024 से 26 तक के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत और फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसके? आईएसए के, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। ठीक है, भारत और फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष, यानी भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वर्ष 2024 से 26 तक के लिए आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का 19वां प्रश्न है, शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो शारदा सिन्हा, यह नाम जो है सुने होंगे आप, ऐसा तो है नहीं कि आप ना जानते हो। तो शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया था और आपको बताना है कि यह किस विधा से संबंधित थी। ठीक है ना, किस क्षेत्र से? तो ऑप्शन ए है लोक नृत्य, ऑप्शन बी है कथक नृत्य, ऑप्शन सी है लोक गायन और ऑप्शन डी है लोक साहित्य। तो बताइए शारदा सिन्हा जो है किससे संबंधित थी? तो शारदा सिन्हा का जो संबंध था वो किससे था? लोक गायन से था। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, शारदा सिन्हा का जो संबंध था वह लोक गायन था। ठीक है, लोक गीतों को वो गाती थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आज का 20वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसने? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद, ऑप्शन सी है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। तो आपको बताना है कि सेल ने नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो और आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सेल ने किसके साथ ये समझौता किया है? तो देखिए सेल का जो ये समझौता है यह है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद। ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से जो है सेल ने यह सेल के दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय में इसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया है। किसके साथ? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद के साथ। ठीक है, देखिए इसे जो है ASCI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ASCI के नाम से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद को ASCI के नाम से जानते हैं। और देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, यानी 1956 को यह स्थापित किया गया था। इसकी खास बात यह है कि यह जो संस्थान है यह सिविल सेवकों को, किसको? सिविल सेवकों को, प्रबंधकों को, यानी मैनेजमेंट जिसे सीखना है, ठीक है, पढ़ना है, प्रबंधकों को और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के पेशेवरों को। ठीक है, एंड और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पेशेवरों को, ठीक है, पेशेवरों को क्या करता है? कौशल विकास। क्या कार्य करता है ये? कौशल विकास करता है। ठीक है, कौशल विकास, प्रबंधन शिक्षा यानी मैनेजमेंट एजुकेशन जिसे कहते हैं, प्रबंधन शिक्षा और नेतृत्व का प्रशिक्षण देता है। क्या देता है? नेतृत्व प्रशिक्षण। ठीक है, नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन सा कॉलेज? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, और यह 1956 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और यहाँ जो है सिविल सेवकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है उनके कौशल विकास के लिए, मैनेजमेंट के लिए, नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। सेल ने जो है इसी विद्यालय के साथ जो है इसी ASCI के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना,
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर आपको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए, देश का ख्याल रखिए, देश की प्रोन्नति के लिए लगातार प्रयास करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।